Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with part 35 of our advanced problem series, and in this particular video we are going to take a simple problem on mechanics. So if you are new to this channel, then you can go and check out our playlist in which we have covered some good quality questions as well as some good theoretical lectures too. So let's start the video with the problem statement now, and then we will move toward the solution part. So this is the problem statement for you all. तो आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है. What is given in the question कि एक वेज है, साथ में एक मास है और वेज की स्पीड m है, उसकी स्पीड स्मॉल m है और सारे सरफेस स्मूथ बोले गए. वेज के ऊपर ये स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है और स्मूथ होने के कारण वेज पीछे की तरफ जा रहा होगा. इस वजह से क्या होता है कि जब ये ब्लॉक वेज से नीचे उतरता है और ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसके पास सामने की तरफ एक v वेलोसिटी बन जाती है. सामने की तरफ एक v वेलोसिटी बन जाती है और उस v वेलोसिटी के कारण वो इस वॉल से जाकर इलास्टिक कोलिजन करता है और इलास्टिक कोलिजन करने के कारण ये वापस से अपनी स्पीड जो भी उसकी स्पीड रिवर्स होगी. तो हमें मासेस का कुछ रेशियो ऐसा लेना है और इन चार ऑप्शंस को चेक करना है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे हमें लिखना चाहिए, ये इज स्टेशनरी वाले पार्ट को हटा देते हैं. तो क्या बोल सकता हूँ, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड B प्लस W सिस्टम रिमेन 0 टिल द कोलिजन इज ऑकर. जब तक कोलिजन हो जाता है क्या ये वाली वेलोसिटी 0 रहेगी या नहीं रहेगी, ये चेक करना है. और फिर अगर नहीं रहेगी तो वेलोसिटी क्या हो सकती है या फिर कैसा सोचना है, इसके बारे में देखेंगे. सेकंड वाले पार्ट में बोला जा रहा है कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये बन जानी चाहिए. थर्ड ऑप्शन पे बोला जा रहा है ब्लॉक क्या वापस से टकराने के बाद फिर से वेज के ऊपर पहुंचेगा या नहीं, और अगर नहीं पहुंचता है तो क्या वो इस हाइट तक पहुंचेगा. ये चार ऑप्शंस हमें चेक करने हैं. 1 बाय 1 शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे सोचना चाहिए. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बोला क्या जा रहा है, एक वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है और इनिशियली रेस्ट पे है, ये इनिशियली रेस्ट पे है. बट होता क्या है कि जैसे जैसे ये उसके ऊपर स्लाइड करता है तो वर्टिकल एक्सिस की अगर बात करें, बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो वर्टिकल एक्सिस में ग्रेविटी कंटिन्यूअसली लग रही है और इस वजह से B प्लस W सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 नहीं है, बिकॉज ग्रेविटी लग रही है. जब तक ये इस पर्टिकुलर जगह पर है, वेज के ऊपर है, जब तक ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ लग रही है और उसको कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं है. और जैसे ये नीचे उतर जाता है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी भी 0 हो गई है. बट जब तक ये वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है तब तक बोल सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नॉन जीरो, और इस वजह से पहले ऑप्शन को मैं इनकरेक्ट बोल सकता हूँ, ऑप्शन ए को इनकरेक्ट बोल सकता हूँ. बिकॉज ऑप्शन ए पे हमें यही बोला गया था कि क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास B प्लस W सिस्टम का 0 होगा जब तक कोलिजन होता है तब तक. क्या कोलिजन होने तक क्या ये वेलोसिटी 0 होगी या नहीं, तो बोला जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी और इसके बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं. ऐसा क्यों, बिकॉज हमें पता है कि x अलोंग x के अलोंग की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. x के अलोंग की बात करें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है थ्रू आउट द मोशन. तो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x इज ऑलवेज 0, बिकॉज इनिशियली क्या था 0, तो हमेशा 0 रहने वाला है. तो x में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदल रही है और जैसे ये ब्लॉक नीचे आ जाता है इस जगह पर तो अब y पे भी वेलोसिटी नहीं रही है किसी के पास. तो अब सिर्फ बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी x पे पॉसिबल थी और x में है नहीं वेलोसिटी. इस वजह से जब ये नीचे उतर जाता है तो फिर से सेंटर ऑफ मास की ओवरऑल वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो जब ये नीचे उतरता है तो हमें बोला गया ये v से चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये VW से चल रहा होगा इस मोमेंट पे, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. इस वजह से मोमेंटम कंजर्वेशन करते हुए mv और mvw को इक्वेट करते हैं और यहाँ से VW की वैल्यू निकाल लेते हैं m बाय m टाइम्स ऑफ v, और इसका रेशियो हाफ दिया गया है तो इस वजह से VW इज हाफ ऑफ v.
तो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, वी डब्ल्यू इज हाफ ऑफ वी। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगा। अच्छा, तो बोलने का मतलब ये है कि ये v/2 की स्पीड से चल रहा है और ये v की स्पीड से चल रहा है, और फर्दर अब क्या होने वाला है, कोलिजन। अब आगे क्या होने वाला है, कोलिजन। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वेज v/2 से चल रहा था और ये ब्लॉक जाता है वॉल से, टकराता है v की स्पीड से, और टकराने के बाद अगर आप देखो तो वापस से v की स्पीड से रिवर्स कर जाता है इसकी वेलोसिटी, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन एक बहुत ह्यूज मास से हो रहा है, तो वेलोसिटी रिवर्स होने वाली है। तो ये v की स्पीड से पीछे की तरफ आने लगता है, और इस वजह से अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बिकॉज सिस्टम पे लग चुका है इम्पल्स। तो सिस्टम पे B+W के सिस्टम पे क्या इम्पल्स लगा, सिर्फ इसी पे तो लगा, नॉर्मल का इम्पल्स। तो इसका इम्पल्स क्या होगा, इसका चेंज इन मोमेंटम। तो इस पे मोमेंटम क्या चेंज हुआ, 2mv का चेंज आया, और ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ, बोल सकते हैं ये इम्पल्स है ऑन B+W सिस्टम, बिकॉज B जो वेज है, इस वेज पे तो कोई इम्पल्स नहीं लगा, ब्लॉक पे एक ही इम्पल्स लगा। तो दिस इज नेट इम्पल्स ऑन दिस सिस्टम। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, m+m टाइम्स ऑफ VCOM -0। तो ये नेट इम्पल्स इक्वल होना चाहिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और इस वजह से मुझे यहाँ से लिखना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2mv अपॉन m+m। ये कब है, कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कुछ ये बन गई है, कुछ ये बन गई है। बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये बॉडी से टकराया तो ये v/2 के साथ चलने लगा, ये v के साथ चलने लगा। तो आप चाहो तो m1v1 प्लस m2v2 से भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हो, बट ठीक है, हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से निकालना सोचा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अब सेंटर ऑफ मास जो है वो इस डायरेक्शन में 2mv/m+m की स्पीड रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास। और अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास पर अब एक्स डायरेक्शन में फिर से कोई फोर्स नहीं है इस कंबाइंड सिस्टम का, जब तक ये उसके ऊपर चला गया है तब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और वाई डायरेक्शन पे जब ये ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर से वेलोसिटी आएगी, बट इस मोमेंट पे आके जब ये पूरे अपने टॉप हाइट पे पहुंच जाएगा तो फिर से वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो बोलने का मतलब ये है कि इनिशियली अगर इस वक्त मैं सिस्टम की बात करूं तो अब जो एक्स एक्सिस में काइनेटिक या फिर मोमेंटम है या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। एक्स पे सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट रहने वाली है। जब ये ऊपर जाएगा उस मोमेंट पे वाई पे भी आएगा एक वेलोसिटी, बट फाइनली जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो फिर से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यही रहने वाली है, बिकॉज वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस मोमेंट पे। तो ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं आगे देखूं तो क्या बोल सकते हैं, इस हिसाब से अगर आगे देखें तो ये वाला जो वेज है ये v/2 से चल रहा था, या फिर अगर मैं बिल्कुल h की वैल्यू निकालना चाहूँ इस टावर की हाइट के बारे में अगर देखूँ, बिकॉज मुझे अब हाइट कंपेयर करना है कि वापस से ये उस हाइट पर पहुँच पाएगा या नहीं। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इनिशियली इसके पास एक mgh0 का पोटेंशियल एनर्जी था, और फाइनली जब ये नीचे आ गया है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया है, जो पोटेंशियल में लॉस हुआ है उसी से आया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि लॉस इन पोटेंशियल हुआ है mgh, और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बात करें तो वो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास और काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी जीरो लिखूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव लिखूंगा। और अगर आप वी रिलेटिव की बात करें तो यहाँ पर ये v प्लस v/2 है, बिकॉज ये v से आगे जा रहा है, ये v/2 से पीछे जा रहा था। बिफोर कोलिजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, मतलब ये जो इस वक्त काइनेटिक एनर्जी बन गया, इनिशियली तो जीरो था काइनेटिक एनर्जी, अब जो काइनेटिक एनर्जी आया है वो क्या आया है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ म्यू इज 2/3m और v रिलेटिव इज 3/2 v
होल स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी अब इसके पास आया है। ये कहाँ से आया है सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी? ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की अभी काइनेटिक एनर्जी जब ये नीचे पहुंच गया है तो वो जीरो ही है। तो इस हिसाब से लॉस इन पोटेंशियल mgh0 ये इक्वल होना चाहिए। इसको थोड़ा सा कैंसिल वगैरह कर लेते हैं, तो ये हो जा रहा है 4 और ये हो जाता है 9 और 3, तो कुछ आ रहा है 3/4 mv0 स्क्वायर। तो h0 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो वो होगा 3/4 g टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना कुछ h0 की वैल्यू आ गई है, मतलब इसकी इनिशियल हाइट आ चुकी है, इसकी इनिशियल हाइट आ चुकी है कुछ इतनी। अब हम आते हैं कि जब ये फाइनली रीच करेगा तो फिर क्या होने वाला है। जब ये फाइनली वापस से रीच उसको अप्रोच करेगा तो वो किस हाइट तक पहुंच सकता है। तो उसकी अगर बात करें तो अब इस वक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस मोमेंट पे जो है वो जब टॉप पे पहुंच जाएगा उस मोमेंट पे भी वही रहेगा, बिकॉज वाई पे तो अब वेलोसिटी जीरो हो गई है। एक्स वाली वेलोसिटी के कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और एक्स वाली वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है। तो ये वाला पार्ट है ये कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये चेंजिंग नहीं है। अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में बात करूं तो चेंजिंग नहीं है। बीच में चेंज हुआ होगा इस जगह पर, इनिशियल फाइनल की बात कर रहा हूं, नहीं चेंज हुआ है। और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वाला टर्म जो था ये था हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, और वी रिलेटिव इस केस में क्या था, ये v से इधर आ रहा है, ये v/2 से इधर जा रहा है, मतलब वी रिलेटिव इस केस में v/2 था, वी रिलेटिव इस केस में v/2 होल स्क्वायर था। तो अगर मैं यहाँ पर देखें तो क्या बोल सकता हूँ कि ये वाली जो फाइनली जब ये ऊपर इसके ऊपर पहुंचेगी तो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाने वाला है। बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज ये टॉप हाइट पे कब पहुंचेगा, जब ये और ऊपर जाना बंद कर जाए, इसके ऊपर और रिलेटिव स्पीड रखना बंद हो जाए, मतलब वी रिलेटिव इस केस में इनके बीच का जीरो होगा। मतलब जब ये टॉप पे पहुंच रहा है तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। तो ये काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, इसको पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को देने के लिए हेल्प किया वो। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि mgh न्यू ये किसके इक्वल होना चाहिए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2/3m। ये 2/3 कैसे लिख रहे हैं आप समझ रहे होंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। और वी रिलेटिव की बात करें तो v²/4, तो यहाँ से 2 वगैरह करते हैं कैंसिल, तो और mm को भी करते हैं कैंसिल, तो h न्यू की वैल्यू आ रही है कुछ v²/12 जी, v²/12 जी। और h जो था हमारा वो क्या था 3v²/4 जी, दोनों का रेशियो कर लेते हैं, तो v²/12 जी इंटू 4/3 v² जी। तो कैंसिलेशन करने पर आप देख सकते हो कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज 1, दिस इज 3, सो इट इज h/h0। तो h/h0 की वैल्यू आई थिंक 1/9 आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो अगर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ये फिर से ऊपर पे नहीं रीच कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, नॉन जीरो है ना, देख सकते हो नॉन जीरो, और ये वेलोसिटी भी आई थी। पहला ऑप्शन गलत था और डी ऑप्शन सही है, तो 2 करेक्ट ऑप्शन बोल सकते हैं, बी एंड डी, दीज आर द 2 करेक्ट ऑप्शंस। और ये था इस पर्टिकुलर सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशंस, तो 2 सही आंसर बी एंड डी है। तो ये था हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा और शेयर कर सकते हैं, जिससे मुझे भी थोड़ी बेनिफिट वगैरह हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पर मिलते हैं।